हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सीरीज स्टार्ट करी थी और लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को जावा की हिस्ट्री और जावा प्रोग्राम का एक बेसिक स्ट्रक्चर बताया था। आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं जावा के फीचर्स, जावा के बज़वर्ड्स। अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जावा के फीचर्स में से कुछ एक दो तीन फीचर्स आपके पेपर में भी पूछे जाते हैं, और अगर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जावा के बारे में उसके फीचर्स, उसके बज़वर्ड्स जानना बेहद जरूरी है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जावा मार्केट में इतनी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है, क्यों आज भी जावा में इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, क्यों जावा में इतने सारे एप्लीकेशंस आज भी बनाए जा रहे हैं, तो इन सब के पीछे इन सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको जावा के फीचर्स में मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्यों जावा मार्केट में इतनी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। चलिए स्टार्ट करते हैं फीचर्स ऑफ जावा या जावा बज़वर्ड्स, राइट। तो अगर हम फीचर्स ऑफ जावा पर बात करें, इन्हें कई लोग जावा बज़वर्ड्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहला फीचर, अगर हम जावा की बात करें तो जावा का सबसे पहला फीचर कहा जाता है कि जावा एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या मतलब हुआ ओपन सोर्स का? गाइस, ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं जिनका सोर्स कोड, जिनका पूरा का पूरा इंटरनल कोड, जावा का पूरा इंटरनल कोड, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूरी की पूरे इसका सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल है ओवर द इंटरनेट। जावा पूरा का पूरा फ्री सॉफ्टवेयर है, कोई पेमेंट देकर आपको जावा का ये जो जावा का सॉफ्टवेयर है इसको खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। ये इंटरनेट पर इसका पूरा सोर्स कोड फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप उसको वहां से फ्री टू डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। मैं भी आपको डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना सिखाऊंगा आगे की वीडियोस में। आप उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं उस सोर्स कोड में, कोई आप पर लॉ नहीं लगेगा। वो आप आगे फ्री रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कोई लाइसेंस का लॉ या कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। तो भाई जावा एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट। सबसे पहला फीचर ओपन सोर्स, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। ज्यादा से ज्यादा लोग जब इसको सीखेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके सीखेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा इसमें डेवलपमेंट होगी। फ्री ओपन सोर्स करने से रीच बढ़ जाती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचेगा, वो डाउनलोड करेंगे, यूज करेंगे, सीखेंगे, तभी तो मार्केट में डेवलपमेंट ज्यादा होगी। तो पहला फीचर जो है जावा का वो है ओपन सोर्स, राइट। दूसरे फीचर पर अगर हम लोग बात करें जावा की, तो जावा के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब ऐसे क्यों कहा जाता है कि ये सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है गाइस? तो गाइस, जावा के बारे में सिंपल इसलिए कहा जाता है कि अगर इसके काफी सारे सिंटैक्स जो हैं, इसकी काफी सारा कोड जो है वो मैच करता है, सिमिलर है सी और सी प्लस प्लस से। सी या सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अगर आपको आती हैं तो जावा सीखना आपके लिए बहुत आसान है, राइट। क्योंकि बहुत सारे सिंटैक्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी, राइट, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वगैरह, ऐसे कई फीचर्स हैं जो सी प्लस प्लस और सी से मैच करते हैं। से ग्रामर, इंस्ट्रक्शंस लिखने की पूरी सिंटैक्स मैच करती है। तो अगर आपको सी प्लस प्लस आता है तो जावा सीखना आपके लिए आसान रहेगा, राइट। तो सेकंड फीचर है इसका सिंपल। आइए आगे बात करते हैं और फीचर्स पर। अब चलते हैं थोड़े पॉपुलर फीचर्स की ओर। तो भाई थर्ड फीचर जो है जावा का, जो बहुत पॉपुलर है, जिसकी वजह से मार्केट में जावा इतनी पूछी जाती है, वो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। गाइस, ये एक ऐसा फीचर है जिसकी वजह से जावा को बहुत पॉपुलैरिटी मिली मार्केट में। क्या मतलब है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का? बेटा, ये प्लेटफॉर्म वर्ड जो है, ये वर्ड देखते ही आपके दिमाग में जो अगला शब्द स्ट्राइक करना चाहिए वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। प्लेटफॉर्म को आप ऑपरेटिंग सिस्टम कंसीडर करें। हम लोग कहते हैं कि जावा का, अगर आपने जावा में एक प्रोग्राम बनाया,
राइट आपने एक जावा का प्रोग्राम बनाया तो ये जावा का प्रोग्राम जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट होता है, मतलब दुनिया का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, विंडोज हो, चाहे विंडोज 10 हो, 11 हो, लिनक्स हो या iOS हो, राइट दुनिया का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, जावा का प्रोग्राम विदाउट बिना कोई रिकंपाइलेशन के, बिना कोई चेंजेस करे, बिना कोई कंपाइल करे, ये वहां पर रन हो जाता है इजीली, बहुत आसानी से रन हो जाता है। जावा का प्रोग्राम आप इस तरह भी कह सकते हैं कि लगभग दुनिया के हर ऑपरेटिंग सिस्टम पर बिना कोई चेंजेस करे, बिना दोबारा से कंपाइल करे, एक मशीन पर बनाइए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे बनाइए, वहां बना लीजिए और उसके बाद उसे ले जाकर के दुनिया के किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलाइए, वो चल जाता है। कोई दोबारा से कंपाइल करने की जरूरत नहीं, कोई दोबारा से उसमें चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आखिर इसके पीछे कहानी क्या है? कैसे जावा दुनिया के सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर इतना इजीली चल जाता है? आखिर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट के पीछे रीजन क्या है? आइए उस पर अगर हम लोग बात करें तो देखिए, अगर जावा का प्रोग्राम दुनिया के हर ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल जाता है तो उसके पीछे जावा की एक सोची समझी रणनीति है। देखिए, जावा का प्रोग्राम अगर किसी भी कंप्यूटर पर रन करना है तो उसके लिए आपको एक दूसरा प्रोग्राम चाहिए होता है जिसे कहा जाता है JVM, जावा वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन का मतलब आप लोग सभी समझ रहे होंगे, वर्चुअल मशीन का मतलब ही एक प्रोग्राम होता है। वर्चुअल मशीन, रियल मशीन क्या होती है? टीवी, एसी, फ्रिज, ये आपकी रियल मशीन्स हैं जिनका एग्जिस्टेंस है। बट वर्चुअल मशीन जो मशीन की तरह काम भी करे बट वर्चुअल हो, तो भाई वर्चुअल मशीन का मतलब प्रोग्राम होता है। तो JVM जावा का ही एक ऐसा प्रोग्राम है जो दुनिया के हर ऑपरेटिंग सिस्टम में डला हुआ आता है और जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में चाहिए और वो है ये प्रोग्राम डला हुआ हो। बस अगर आपके सिस्टम में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में JVM इंस्टॉल है तो आपको और कुछ नहीं चाहिए जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए, क्योंकि ये JVM है, ये सब संभाल लेगा, ये टेक केयर करेगा आपके जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की। C++ की तरह नहीं, C++ में जो प्रोग्राम आप लोग बनाते थे उस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम के डायरेक्ट कंट्रोल में होता था। बट यहां ऐसा नहीं है, यहां आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल में नहीं चल रहा आपका प्रोग्राम। आपके प्रोग्राम को चलाने के लिए जावा का अपना खुद का एक दूसरा प्रोग्राम जिसे JVM कहा जाता है, वो जावा के प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन अपने कंट्रोल में लेता है। जावा का प्रोग्राम जो भी रन हो रहा है वो JVM के कंट्रोल में रन हो रहा है। इट मींस अगर आपके कंप्यूटर, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में JVM इंस्टॉल है तो जावा का प्रोग्राम चल जाएगा बिंदास, और कोई जरूरत ही नहीं है। अब ये JVM आता कहां है? JVM भी फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन सोर्स है, इंटरनेट पर अवेलेबल है। दुनिया में जितनी भी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाली कंपनीज हैं, जो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है, उन्हें मालूम है कि जावा में बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में बिकते हैं। जावा में इतने सारे प्रोडक्ट्स चलते हैं, बनते हैं जो मार्केट में बिकते हैं। अगर वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में JVM डालकर नहीं देंगे तो उनके ऑपरेटिंग सिस्टम में जावा के प्रोग्राम्स चलेंगे नहीं, जावा के एप्लीकेशंस चलेंगे नहीं, तो उनका प्रोडक्ट मार्केट में उतना पॉपुलर नहीं होगा, क्योंकि वो जावा के बहुत सारे प्रोडक्ट्स को चलाएगा ही नहीं। भाई मार्केट में जब जावा में इतने सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, चलते हैं, और कोई एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें जावा के प्रोडक्ट्स नहीं चल रहे हैं, तो उसको शायद मार्केट में कंपटीशन से बाहर हो जाए वो, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स उसमें चलेंगे ही नहीं। तो ये दुनिया की ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाली हर कंपनी जानती है कि जावा में इतने सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, इस वजह से जब वो लोग अपना ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में लॉन्च करते हैं तो JVM उसमें डाल कर देते हैं, जिसकी वजह से जावा का प्रोग्राम दुनिया के हर ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है, क्योंकि जावा के प्रोग्राम को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने के लिए कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोग्राम चाहिए, वो है JVM। और अगर किसी रीजन से वो JVM आपके कंप्यूटर से अनइंस्टॉल हो जाए या करप्ट हो जाए या कोई और रीजन से हट जाए, तब भी जब भी आप लोग जावा का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, जावा का डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इंस्टॉल
करेंगे तो सबसे पहले JVM ही इंस्टॉल होगा, राइट। JVM तो आपकी मशीन में पहुंचेगा ही पहुंचेगा, क्योंकि जब भी आप जावा भी डाउनलोड करेंगे या आप खाली JVM भी इंटरनेट से डाउनलोड करके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि इस बात को आप अपने दिमाग में रख लें कि अगर जावा के प्रोग्राम को रन करना है तो JVM चाहिए होगा। विदाउट JVM इट इज नॉट पॉसिबल टू रन जावा प्रोग्राम इन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि जावा में इतने प्रोडक्ट्स बिकते हैं, इसलिए सारी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाली कंपनी, चाहे वो लिनक्स हो, चाहे वो iOS हो, चाहे वो एंड्रॉइड हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, ये सब JVM डाल कर देते हैं, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को JVM डाल कर देते हैं, ताकि जावा के प्रोग्राम्स उस पर बढ़िया, जावा के एप्लीकेशंस उस पर बढ़िया चलें, राइट। तो जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, क्योंकि दुनिया के हर ऑपरेटिंग सिस्टम पर यह चल जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस JVM, राइट। तो गाइज ये था इसका अगला फीचर। आप अगर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर, मान लीजिए मैं विंडोज 10 पर एक जावा का प्रोग्राम बनाता हूं और उसको ले जा करके बनाकर चला लेने के बाद उसका, देखिए जावा का प्रोग्राम अगर मैंने बनाया, मान लीजिए एक जावा का प्रोग्राम मैंने बनाया, ध्यान से समझिएगा इसको और थोड़ा डेप्थ में लेकर समझते हैं। तो जावा के प्रोग्राम को यहां पर जावा सी नाम के कंपाइलर से, आप सबको ये तो पता ही होगा कि हम लोग जो कोड लिखते हैं वो डायरेक्टली रन नहीं होता, क्योंकि हम लोग जो जावा में प्रोग्राम्स बना रहे हैं बेसिकली वो मशीन कोड नहीं है, और सीपीयू को तो मशीन कोड समझ में आता है, राइट, एग्जीक्यूशन के लिए। तो जावा सी नाम का एक कंपाइलर है जो आपके प्रोग्राम को, आपने जावा में जो कोड लिखा है उसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। ये बाइट कोड जो है, देखिए जावा में कोई भी प्रोग्राम डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज में, जैसे C++ में आप लोग पढ़ते हैं, कोई भी प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं वो डायरेक्टली मशीन कोड में कन्वर्ट करते थे, और ये मशीन कोड CPU के द्वारा रन कर दिया जाता था। यहां पर ऐसा नहीं है। जावा में आप जो भी प्रोग्राम बनाएंगे पहले जावा कंपाइलर द्वारा उसे बाइट कोड में कन्वर्ट किया जाएगा। क्यों ये बाइट कोड? क्योंकि JVM अंडरस्टैंड्स दिस बाइट कोड। जावा के प्रोग्राम को चलाता कौन है? JVM रन करता है, एंड JVM अंडरस्टैंड्स बाइट कोड, राइट। JVM को ये बाइट कोड समझ में आता है, इसलिए पहले जावा के प्रोग्राम को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, जावा कंपाइलर करता है, सो दैट JVM कैन अंडरस्टैंड इट। जिसको जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, जिसको अपने कंट्रोल में रखना है, उसे पहले समझ में आना चाहिए कि कोड क्या है। JVM अंडरस्टैंड दिस बाइट कोड। JVM को जब ये बाइट कोड समझ में आ गया तो अब इस बाइट कोड को उठाकर आप दुनिया के किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर ले जाइए, आप विंडोज पर ले जाइए, आप लिनक्स पर ले जाइए, आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर ले जाइए, अगर उस ऑपरेटिंग सिस्टम पर JVM है तो वो इस बाइट कोड को डायरेक्टली समझ लेगा और रन कर देगा, बिकॉज JVM अंडरस्टैंड्स बाइट कोड। आपका प्रोग्राम बाइट कोड में कन्वर्ट हो गया है। अब बाइट कोड में कन्वर्ट करने के बाद आप जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर ले जाएंगे वहां JVM होगा, JVM वहां का बाइट कोड समझ लेगा, आपको दोबारा रिकंपाइल करने की जरूरत नहीं है, आपको वहां ले जाकर के अपने प्रोग्राम को फिर से बाइट कोड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वहां का JVM वो बाइट कोड डायरेक्टली समझ जाएगा और रन कर देगा। इसलिए ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहलाता है, राइट। सो बाइट कोड में कन्वर्ट कराने का पर्पस है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाना, ताकि दुनिया के हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे जहां JVM है वहां जाकर ये बाइट कोड बिंदास डायरेक्टली रन हो, कुछ और करने की जरूरत नहीं, बिकॉज JVM अंडरस्टैंड्स बाइट कोड। ये JVM भी जावा का ही प्रोडक्ट है, राइट। तो ये था इसका थर्ड फीचर कॉल्ड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। आइए थोड़ा और आगे चलते हैं और थोड़े से फीचर्स पर बात करते हैं। देन फोर्थ फीचर है आर्किटेक्चर न्यूट्रल। आर्किटेक्चरल न्यूट्रल, राइट। ये आर्किटेक्चर से यहां क्या, जैसे मैंने पीछे आपको बताया प्लेटफॉर्म का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, सिमिलरली आर्किटेक्चर का मतलब आप हार्डवेयर समझें। हार्डवेयर, हम लोग कहते हैं कि जावा का प्रोग्राम जो है वो किसी भी हार्डवेयर पर चल जाता है, कैन रन ऑन एनी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। भाई किसी भी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन पर जावा का प्रोग्राम रन कर जाता है। मतलब जावा का प्रोग्राम को मतलब नहीं है कि आपके पास कौन सा CPU लगा हुआ है भाई,
राइट। आपके पास AMD है, आपके पास इंटेल है, उससे कोई मतलब नहीं है, राइट। उसे कोई मतलब नहीं है कि आप क्या वर्ड साइज ले रहा है आपका CPU, आप 32 बिट का यूज कर रहे हैं या 64 बिट यूज कर रहे हैं, उसे कोई मतलब नहीं है, राइट। उसे कोई मतलब नहीं है कि आपका CPU इंटरनली किस तरह की इंस्ट्रक्शंस यूज कर रहा है, इंस्ट्रक्शंस का इंटरनली क्या फॉर्मेट यूज कर रहा है। ये सब चीजों से, इस हार्डवेयर रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जावा को कोई मतलब नहीं। क्यों मतलब नहीं? क्योंकि जावा का कोई भी प्रोग्राम इन सब चीजों को देखता ही नहीं। उसे तो मतलब है सिर्फ JVM से। अगर आपके कंप्यूटर में इतनी मेमोरी है कि JVM चल जाएगा, अगर इतनी रैम है कि JVM के प्रोग्राम को चला दे, बस उतना ही चाहिए एक जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए। अगर हम आप जो छोटे छोटे से जावा के प्रोग्राम्स बनाएंगे, इनको रन करने के लिए कुछ MBs की जरूरत पड़ती है। JVM उतनी रैम तो सब पे होती है, बड़े बड़े लार्ज एप्लीकेशंस भी कुछ GBs की JVM की जरूरत पड़ती है, उतनी बड़े बड़े लार्ज एप्लीकेशंस के उन सर्वर कंप्यूटर्स पर रैम होती है। तो अगर आपके पास इनफ रैम स्पेस है, इतना रैम स्पेस है कि उसमें JVM स्मूथली चल जाए, JVM का प्रोग्राम रन हो जाए, बस उतना चाहिए जावा के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के लिए। क्योंकि जावा का प्रोग्राम जाके JVM के पास चला जाएगा, JVM अगर आपके कंप्यूटर की रैम में लोडेड है तो वो पूरा का पूरा टेक केयर कर लेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ हार्डवेयर कि क्या आपका CPU कैसा है, AMD है, इंटेल पे चलेगा या 32 बिट पे ही चलेगा, 64 बिट पे चलेगा, ये सारी बातों से जावा दूर है। इसीलिए तो इसको हार्डवेयर न्यूट्रल बोल दिया। आपकी हार्डवेयर की इन कॉन्फ़िगरेशन वाली बातों से जावा को कोई लेना देना नहीं है। दैट्स व्हाई जावा इज कॉल्ड आर्किटेक्चरल न्यूट्रल, राइट। आइए और आगे चलते हैं, थोड़ा और इसको डेप्थ में लेकर चलते हैं, थोड़े से कॉम्प्लेक्स समझने की कोशिश करते हैं, राइट। नंबर 5, जावा के बारे में बोला जाता है कि जावा जो है वो एक रॉबस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। रॉबस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जावा का रॉबस्ट, राइट। रॉबस्ट का मतलब हो गया कि वो कितनी रिलायबल है, राइट, कितनी एरर फ्री है। ये बातें रॉबस्ट में आती हैं। कितनी मजबूत है, कितनी स्ट्रेंथ है जावा में। जावा एक बहुत रॉबस्ट लैंग्वेज मानी जाती है, बहुत मजबूत रॉबस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मानी जाती है। आखिर ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो जावा को रॉबस्ट बनाते हैं? जावा को कौन कौन से फीचर्स रॉबस्ट बनाते हैं, एक एक करके सब पर बात करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। पहला है गाइस, पहला है मेमोरी मैनेजमेंट। जरा ध्यान से समझिएगा, राइट। अगर आप लोगों को C++ आती है तो C++ में हम बताते हैं डिस्ट्रक्टर नाम का एक कॉन्सेप्ट, जो आपको अपनी क्लास में बनाना होता है ताकि एंड ऑफ द प्रोग्राम वो मेमोरी ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर सके। अगर नहीं आती तो इसको ऐसे समझिएगा कि अगर आपने एक प्रोग्राम बनाया जावा में और चलाया, राइट, तो जब वो प्रोग्राम एंड होगा तो उस प्रोग्राम ने आपके कंप्यूटर की मेमोरी में जो भी स्पेस ऑक्यूपाई किया होगा। अगर आप कोई एक प्रोग्राम बना रहे हैं, मान लीजिए ये एक जावा का प्रोग्राम है और इसे रन कर रहे हैं, तो भाई ये रही कंप्यूटर की मेमोरी, मतलब रैम, राइट। अब इस प्रोग्राम ने मेमोरी में जो जो स्पेस लिया होगा, जो जो एरिया कंज्यूम करा होगा, जब ये प्रोग्राम खत्म होगा, जब इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फिनिश होगा, तो जावा में JVM के कंट्रोल में, देखिए सब कुछ JVM अपने कंट्रोल में कर रहा है। JVM के कंट्रोल में एक प्रोग्राम चलता है कॉल्ड गार्बेज कलेक्टर, राइट। वो गार्बेज कलेक्टर इन सारी मेमोरीज को ऑटोमेटिकली फ्री कर देता है, ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है। यानी यहां मेमोरी वेस्टेज का कॉन्सेप्ट आता नहीं, क्योंकि जावा जो है वो ऑफर करता है ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन, राइट। जावा ऑफर करता है ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन, मतलब आपके प्रोग्राम के एंड होने पर जावा का जो गार्बेज कलेक्टर है, थ्रू गार्बेज कलेक्टर,
राइट जावा के जेवीएम के पास जो गार्बेज कलेक्टर नाम का प्रोग्राम है, इसे कई लोग डीमन थ्रेड भी कहते हैं, डीमन थ्रेड। राइट ये जो गार्बेज कलेक्टर नाम का जो प्रोग्राम जेवीएम के अंडर में चल रहा है या डीमन थ्रेड चल रहा है, ये आपके प्रोग्राम ने जो जो मेमोरी कंज्यूम करी होगी, वो प्रोग्राम जब फिनिश हो गया तो उस मेमोरी की क्या जरूरत, क्योंकि उस प्रोग्राम को आप जब नेक्स्ट टाइम दोबारा रन करेंगे तो वो फिर से नई नई मेमोरीज ऑक्यूपाई करेगा, वो पुरानी वाली रीयूज नहीं करेगा। तो जब उनकी जरूरत नहीं है तो एक प्रोग्राम अगर कंप्लीट हो गया है उसका एग्जीक्यूशन, तो उस प्रोग्राम ने जो जो मेमोरी ऑक्यूपाई करी थी, जेवीएम उसको ऑटोमेटिकली इस गार्बेज कलेक्टर से डिलीट करवा देगा, फ्री करवा देगा। यहां C++ की तरह कोई गार्बेज कोई डिस्ट्रक्टर की जरूरत नहीं है। देखिए पहला फीचर। दूसरा, जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग है। राइट एक्सेप्शन हैंडलिंग है। एक्सेप्शंस के बारे में आप जानते होंगे, ये रन टाइम एरर्स होती हैं। राइट रन टाइम एरर्स होती हैं, ठीक है। तो जेवीएम यहां पर भाई, जेवीएम भी एक बाय डिफॉल्ट एक डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर का काम करता है। अगर आपके प्रोग्राम में कोई भी रन टाइम पर एरर आई, कोई भी रन टाइम पर एरर आई, तो जेवीएम आपको उस रन टाइम एरर को हैंडल करने में मदद करता है। जनरली रन टाइम एरर्स जब आती हैं तो उनकी वजह से हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है, जिनकी वजह से हमारे को लॉस ऑफ डेटा सफर करना होता है। एक प्रोग्राम अगर एग्जीक्यूट हो रहा है, रन टाइम एरर्स का मतलब समझिए, अगर एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, सीपीयू उसे चला रहा है, सीपीयू जब एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता जा रहा है, अचानक से उसमें कोई एरर आई तो सीपीयू उसे अचानक वहीं टर्मिनेट कर देगा, जिसकी वजह से उस प्रोग्राम में आपने जो भी डेटा डाल रखा होगा वो लॉस हो जाएगा। रन टाइम एरर्स मतलब जब सीपीयू उन्हें चला रहा है, प्रोग्राम को आपके रन कर रहा है और उस समय अचानक से कोई एरर आए। इनको करने के लिए जावा एक्सेप्शन हैंडलिंग के फीचर्स देता है। ट्राई, कैच, थ्रोज, फाइनली, ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जिनका इस्तेमाल करके जावा इन एरर्स को हैंडल करेगा ताकि आपका प्रोग्राम मजबूत बने, रॉबस्ट बने, मेमोरी वेस्टेज ना हो। आपके प्रोग्राम में अगर सीपीयू के एग्जीक्यूशन के दौरान कोई एरर्स आई तो ऐसे फीचर्स हैं जिनकी मदद से जेवीएम आपके प्रोग्राम की एक्सेप्शन हैंडलिंग करवाएगा, आपके प्रोग्राम को बंद करने से बचाएगा या लॉस होने से बचाएगा, लॉस ऑफ डेटा। राइट फिर और भी फीचर्स देखिए, जावा के प्रोग्राम्स में कंपाइल टाइम भी चेकिंग होती है, यानी जब आपका प्रोग्राम पहले कंपाइल हो रहा होता है उस समय भी आपके प्रोग्राम की चेकिंग की जाती है। जिस समय कंपाइलेशन का मतलब अभी मैंने आपको बताया था कि आपका अगर एक जावा प्रोग्राम है तो पहले उसको बाइट कोड में कन्वर्ट किया जाएगा जावा सी नाम के कंपाइलर के द्वारा। तो ये जब बाइट कोड में कन्वर्जन हो रहा है, ये जावा सी कंपाइलर जो कर रहा है, दिस इज कॉल्ड कंपाइल टाइम। जिस समय जावा सी कंपाइलर आपके प्रोग्राम को बाइट कोड में कन्वर्ट कर रहा है सो दैट जेवीएम कैन अंडरस्टैंड इट एंड टेक इट्स एग्जीक्यूशन अंडर इट्स कंट्रोल, तो जेवीएम जब समझ सके इस बाइट को, तो पहले ये जावा सी उसको कंपाइल कर रहा है बाइट कोड में कन्वर्ट करने के लिए, उस समय भी चेकिंग होती है। एंड देन फिर जब सीपीयू रन कर रहा होता है तो रन टाइम चेकिंग भी होती है, जो अभी मैंने आपको ऊपर बताई। ये देखिए एक्सेप्शन हैंडलिंग वगैरह, ये रन टाइम पर भी चेकिंग होती है, यानी वो प्रॉपर आपके कोड को चेक कर रहा है कि कहीं कोई तरह की एरर्स ना हो, ना रन टाइम पर आए ना कंपाइल टाइम पर आए। राइट तो जावा का कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। अब जावा का प्रोग्राम आपने जावा सी की मदद से बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया। अब ये बाइट कोड भाई कन्वर्ट होता है, सपोज करें अभी आप मान लें मशीन कोड में दोबारा से, और इस मशीन कोड को फिर फर्दर रन करता है सीपीयू। राइट ये सारा का सारा जो है ये अंडर जेवीएम चलता है, जेवीएम के कंट्रोल में चलता है। जेवीएम टेक केयर करता है, वो पहले बाइट कोड को समझता है और फिर उसको कन्वर्ट करवाता है मशीन कोड में। ये कन्वर्जन करने के लिए देखिए, जावा प्रोग्राम को बाइट कोड में कन्वर्ट करने के लिए जावा सी नाम का कंपाइलर काम करता है, बट ये जावा सी कंपाइलर जेवीएम के अंडर में नहीं है, क्योंकि जेवीएम को जो बाइट कोड समझ में आता है वो कंपाइलर जनरेट कर रहा है। तो ये कंपाइलर जो बाइट कोड जनरेट करेगा वो जेवीएम को समझ में आएगा, तब जेवीएम इस प्रोग्राम को अपने कंट्रोल में। अब इस बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कराने के लिए जावा एक इंटरप्रेटर लगाता है कॉल्ड जावा इंटरप्रेटर।
जो ये भी एक तरह का ट्रांसलेटर प्रोग्राम है जो आपके बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। बट इससे पहले, जावा इंटरप्रेटर से पहले यहां पर एक बाइट वेरीफायर को भेजता है वो। ये लीजिए, मजबूत करने के लिए बाइट वेरीफायर। बाइट वेरीफायर एक ऐसा प्रोग्राम है, देखिए ये सब जेवीएम के कंट्रोल में चलने वाले प्रोग्राम है। ये गार्बेज कलेक्टर नाम का प्रोग्राम जो जेवीएम के कंट्रोल में चल रहा है, जो ये टेक केयर करता है कि जावा के प्रोग्राम से मेमोरी वेस्टेज ना हो, राइट। ऐसे ही बाइट वेरीफायर भी जेवीएम के कंट्रोल में चलने वाला प्रोग्राम है जो बाइट कोड को उठाकर चेक करता है, जो चेक करता है कि बाइट कोड को कन्वर्ट करने से पहले, मशीन कोड में कन्वर्ट करने से पहले, क्योंकि ये जावा इंटरप्रेटर जो है वो बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा, बट उससे पहले जेवीएम एक बाइट वेरीफायर नाम के प्रोग्राम को भेजता है कि जाकर चेक कर ले भाई, चेक कर ले इस बाइट कोड के अंदर कहीं कोई इलीगल कोड, कोई वायरस वगैरह तो नहीं घुस गया है भाई कहीं बाद में, क्योंकि जब मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाएगा फिर तो सीपीयू से रन करना शुरू कर देगा। तो ये बाइट वेरीफायर नाम का जो प्रोग्राम है वो जाकर इस बाइट कोड को चेक करता है कि इसके अंदर कहीं कोई इलीगल कोड तो नहीं घुस आया है जो आगे फर्दर चलकर हमारे प्रोग्राम को प्रॉब्लम करे। अगर कोई इस तरह का कोड घुस आया है आपके इस बाइट कोड में तो ये बाइट वेरीफायर उसे किक आउट कर देगा, निकाल देगा, सिर्फ वैलिड कोड को ही जावा इंटरप्रेटर की मदद से मशीन कोड में कन्वर्ट होने देगा। तो ये बाइट वेरीफायर भी यहां पर काम कर रहा है जो आपके जावा प्रोग्राम को मजबूती दे रहा है, रॉबस्ट बना रहा है, ताकि अगर आपके बाइट कोड में भी कहीं से कोई इलीगल कोड एंटर कर जाए तो ये बाइट वेरीफायर उसे भी किक आउट कर दे, आपका प्रोग्राम सेफ रहे और आसानी से जावा इंटरप्रेटर उसे कन्वर्ट करे और सीपीयू चला सके। क्योंकि अगर इसने बाइट कोड को चेक नहीं करा और अगर बाइट कोड में कोई प्रॉब्लम आ गई तो आगे चल के जब एग्जीक्यूशन हो रहा होगा, क्योंकि जावा इंटरप्रेटर तो सीधे बाइट कोड को कन्वर्ट कर देगा, आगे चल के जब एग्जीक्यूशन हो रहा होगा तब प्रॉब्लम्स आ जाएंगी उस इलीगल कोड की वजह से। तो उसे पहले ही पहचान कर उसे किक आउट कर दो। तो ये सब बातें हैं जो जावा को रॉबस्ट बनाती हैं, इतना मजबूत बनाती हैं, राइट। आइए आगे बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट फीचर की जिसे हम कहते हैं सिक्योर, कि जावा एक सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट। जावा एक सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट। अब ये सिक्योर कैसे हुई? जावा इज अ सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो भाई ये सिक्योर कैसे हो गई? सिक्योर का मतलब क्या हुआ? तो भाई सबसे पहली बात आप समझ लीजिए कि जावा में कोई पॉइंटर्स नहीं है। आप लोगों ने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर पढ़े होंगे पॉइंटर्स, राइट। पॉइंटर्स किस लिए यूज होते हैं? अगर आपको याद हो, पॉइंटर्स का यूज किया जाता है टू स्टोर एड्रेसेस, राइट। वेरिएबल के एड्रेसेस स्टोर करने के लिए होता है, राइट। जावा में पॉइंटर्स हैं ही नहीं, क्योंकि जावा कहती है कि मेरा जो प्रोग्राम है, अगर आप जावा का कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं, राइट, तो वो किसके कंट्रोल में चल रहा है? जेवीएम के। ये प्रोग्राम ना तो कोई मेमोरी एक्सेस कर सकता है डायरेक्टली, ना तो कोई मेमोरी एक्सेस कर सकता है, राइट, ना ये कोई एड्रेसेस यूज कर सकता है, ना कोई ये फाइल्स यूज कर सकता है, डायरेक्टली ये सब चीजें नहीं कर सकता। इन सब चीजों को करने के लिए इसे परमिशंस लगेंगी। सो जावा का प्रोग्राम जो है, और एड्रेसेस, तो भाई एड्रेसेस की बात उठेगी तो पॉइंटर्स की बात होगी। इसने कहा जावा के प्रोग्राम में, जावा में पॉइंटर्स हैं ही नहीं। जब पॉइंटर्स नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा तो मेमोरी एड्रेसेस की बात नहीं होगी, क्योंकि पॉइंटर्स की जब भी बात होती है तो भाई एड्रेसेस की बात होती है, मेमोरी एड्रेसेस की बात होती है। और मेमोरी, एक गलत पॉइंटर, आप जानते हैं पढ़ाते वक्त हम C++ में बोलते हैं कि पॉइंटर्स की वजह से हमारी मेमोरी क्रैश हो जाती है, लीकेज हो जाती है, मेमोरी वेस्टेज होती है, जो कि यहां पर मेमोरी एक्सेस का डायरेक्ट फंडा ही कम कर दिया कि जावा का प्रोग्राम कोई भी मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, मेमोरी में रखी फाइलों को एक्सेस नहीं कर सकता, मतलब उनके एड्रेसेस के साथ खेल नहीं सकता, क्योंकि पॉइंटर्स हैं ही नहीं। सिक्योर बनाइए, राइट। और देखिए इन्होंने बोला कि जावा का प्रोग्राम जो है वो रन होता है इन सैंडबॉक्स। अब सैंडबॉक्स का मतलब आप समझ गए होंगे, सैंडबॉक्स का मतलब यहां पर जेवीएम से है। आप एक बात बताइए,
आपका एक जावा का प्रोग्राम है मान लीजिए, राइट। अब अगर जावा का आपका प्रोग्राम है और वो रन हो रहा है अंडर द कंट्रोल ऑफ जेवीएम नाम के प्रोग्राम के, और उसके बाद ये जेवीएम रन हो रहा है अंडर द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो अगर किसी को जावा प्रोग्राम तक पहुंचना है, राइट, तो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का दरवाजा तोड़ना होगा, फिर जेवीएम को तोड़ना होगा, तब जाकर वो जावा प्रोग्राम तक पहुंच सकता है। यानी 2 लेयर ऑफ सिक्योरिटी एक तरह से, अगर मैं सिंपल टर्म्स में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगले की टेक्निकल बातें आगे चलकर आप लोगों को और डिटेल में हम लोग पढ़ाने वाले हैं। अभी समझिए कि यहां पर C++ में क्या होता था कि आपका प्रोग्राम डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल में चल रहा है, राइट, ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल में चल रहा है, तो 1 लेयर ऑफ सिक्योरिटी है, कोई भी इसको तोड़ ले तो सीधे प्रोग्राम तक आ गया। बट यहां पर पहले ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद जेवीएम, तब आप जावा प्रोग्राम तक। तो आप एक तरह से देखें तो यहां पर 2 लेयर ऑफ सिक्योरिटी हो गई, यानी इसको ब्रेक करिए, इसको ब्रेक करिए, तब आप जावा तक पहुंचेंगे, तो हुआ ना ज्यादा सिक्योर। तो जावा का प्रोग्राम्स जो हैं वो ज्यादा सिक्योर माने जाते हैं, राइट, क्योंकि ये रन होते हैं अपने ही सैंडबॉक्स में, अपने सैंडबॉक्स मतलब अपने ही एनवायरनमेंट में, जेवीएम जो कि फुल्ली सिक्योर है। जावा ने जेवीएम को फुल्ली सिक्योर बनाया है। इसे तोड़ना, भाई ऑपरेटिंग सिस्टम किसी थर्ड पार्टी का है, माइक्रोसॉफ्ट का हो सकता है, माना कि उनमें हो सकता है कुछ हो अगर होना होगा, बट जेवीएम जावा ने खुद बनाया है, उसमें उसकी सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं एक जावा प्रोग्राम की सिक्योरिटी के लिए। तो वो अपने कंट्रोल में अपना प्रोग्राम चला रहे हैं, जिससे ये एश्योरेंस मिलता है कि आपका जावा में जो भी एप्लीकेशंस, चाहे बिजनेस का हो चाहे कोई भी हो, वो सुरक्षित हाथों में एग्जीक्यूट हो रहा है। वो डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल में नहीं हो रहा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम थर्ड पार्टी है भाई। मान लीजिए वो माइक्रोसॉफ्ट का है, माइक्रोसॉफ्ट जावा का प्रोडक्ट नहीं है, राइट, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट का जावा का प्रोडक्ट नहीं है, तो उनके ऊपर सिक्योरिटी का भरोसा देने से अच्छा, किसी बाहर वाले बंदे पर सिक्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट देने से अच्छा, सिक्योरिटी के इंतजाम खुद कर लिए गए, अपने एनवायरमेंट में चलाओ और उस एनवायरमेंट में सिक्योरिटी के चारों तरफ बेहतर पुख्ता इंतजाम रखो। हम क्यों दूसरे पर डिपेंडेंट रहें, क्यों ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंडेंट रहें सिक्योरिटी के लिए? तो क्यों ना हम जब अपने एनवायरनमेंट में चला रहे हैं तो सिक्योरिटी के लिए उस एनवायरनमेंट में पूरे इंतजाम किए जाएं। तो अपने सैंडबॉक्स में रन होता है भाई, इसलिए बहुत सिक्योर माना जाता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट फीचर पर। तो नेक्स्ट फीचर है गाइस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऐसा कहा जाता है जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बहुत सारे लोग जानते होंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में बहुत सारे फीचर्स होते हैं। सो जावा अलाउ करता है उन सब कॉन्सेप्ट्स की इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स। जो भी आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे उन सब की इंप्लीमेंटेशन जावा अलाउ करता है। जैसे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सुना भी होगा, आपने सुना होगा क्लास के बारे में, आपने सुना होगा ऑब्जेक्ट के बारे में, इनहेरिटेंस के बारे में सुना होगा, इनकैप्सुलेशन के बारे में सुना होगा, पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। और अगर नहीं सुना है तो भाई ध्यान रखिए, जावा में मैं आपको बहुत डिटेल में ये सब चीजें पढ़ाने वाला हूं, बताने वाला हूं कि ये क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, सब पर बात करने वाले हैं। इन सब से हम कैसे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से कैसे रियल वर्ल्ड की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है, ये सब डिस्कस करेंगे आगे की वीडियो में। बट जो लोग जानते हैं वो जान लें कि क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, सारे फीचर्स जावा में भी आपको सीखने को मिलेंगे। जावा इनकी इंप्लीमेंटेशन अलाउ करता है। ये था 7th फीचर। आइए बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की, कॉल्ड 8th डिस्ट्रीब्यूटेड। देखिए आजकल डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर्स बनने का जमाना है, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस बनते हैं। क्या होता है कि एक एग्जांपल की बात करते हैं। मान लीजिए कि एक इंस्टाग्राम का एक सर्वर है, इंस्टाग्राम वालों का ये एक सर्वर है जहां पर उन्होंने अपना इंस्टाग्राम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है, राइट। अब इस पर पूरी दुनिया के यूजर्स का वर्कलोड पड़ेगा। मान लीजिए
इंस्टाग्राम के पूरी दुनिया में मान लीजिए 100 करोड़ यूजर्स हैं या 50 करोड़ यूजर्स हैं या 70 करोड़ यूजर्स हैं, उन सब का लोड इस कंप्यूटर पर पड़ेगा। एक कंप्यूटर कितना लोड उठाएगा भाई? कहीं ना कहीं इसकी भी तो एक लिमिट होगी। 1 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़ यूजर्स के बाद इसकी परफॉर्मेंस भी डिग्रेड होनी शुरू हो जाएगी। डेफिनेटली डिग्रेड होगी, क्योंकि हर कंप्यूटर की अपनी एक कैपेसिटी, एक कैपेबिलिटी होती है कि वो कितने यूजर्स का वर्कलोड उठा सकता है। इंस्टाग्राम के कोई 10, 20, 50, 100, 1000, 10,000 यूजर्स नहीं है। इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, अमेजॉन हुआ, इन सब के पूरी दुनिया में करोड़ों की संख्या में यूजर्स हैं, और अगर उन सब ने एक साथ काम करने की कोशिश करी और एक ही सर्वर है उस पर सब लोगों का लोड आ गया, तो वो पक्का डेफिनेटली या तो फूक जाएगा, खराब हो जाएगा, परफॉर्मेंस बेगौर हो जाएगी। इसलिए अब डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस का जमाना है। कोई भी कंपनी एक सर्वर पर नहीं काम करती, ये लोग मल्टीपल सर्वर्स पर, ये देखिए सर्वर 1 हो गया, एक जगह लगा दिया मान लीजिए यूके में, सर्वर 2 एक जगह लगा दिया मान लीजिए यूएसए में, राइट, सर्वर 3 एक जगह लगा दिया मान लीजिए इंडिया में, सर्वर 4 एक जगह लगा दिया मान लीजिए जापान में। ऐसे ये वर्कलोड को बांटने के लिए मल्टीपल सर्वर्स लगाते हैं दुनिया भर में, और इन सब पर अपना इंस्टाग्राम चलाते हैं। दुनिया भर की अलग अलग लोकेशंस पर इन लोगों ने अपने अपने सर्वर्स इंस्टॉल कर कर वहां पर अपने एप्लीकेशन को वहीं वहीं इंस्टॉल करवा दिया है। फेसबुक हो, इंस्टा हो, फ्लिपकार्ट हो, वर्कलोड मैनेजमेंट इसी तरह से सब लोग करते हैं सब, राइट। आपका एप्लीकेशन दुनिया भर में अलग अलग सर्वर्स पर फैला हुआ है। अब इंडिया के यूजर्स जो हैं वो यूएस के यूजर्स से कैसे एक्सेस कर पाएंगे? तो भाई ये सब आपस में इंटरनेट की मदद से, ये सारे सर्वर्स इंटरनेट की मदद से आपस में कनेक्ट होते हैं, सो दैट कोई भी कहीं का यूजर, इंडिया में बैठा हुआ यूजर जापान के यूजर्स को, जापान में बैठा हुआ यूजर्स यूके के यूजर्स को, या इंडिया का यूएस के यूजर्स को डिटेल्स एक्सेस कर पाता है, क्योंकि ये अलग अलग। अब वर्कलोड मैनेजमेंट कैसे हुआ कि इस यूएस के सारे, अब वर्कलोड और भी मैनेज हो जाता है। अब यूएस के अंदर भी मल्टीपल सर्वर्स लगा दिए, और वर्कलोड इंडिया के अंदर भी भाई एक सर्वर बेंगलोर में लगा दिया, एक दिल्ली में लगा दिया, एक हैदराबाद में लगा दिया। वर्कलोड मैनेजमेंट करने के लिए आपके एप्लीकेशन को ऐसे मल्टीपल सर्वर्स पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, राइट, ताकि ये सारा फंडा डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस का वर्कलोड मैनेजमेंट करने का है, ताकि परफॉर्मेंस अच्छी हो। क्योंकि एक या दो कंप्यूटर पे इतने सारे यूजर्स का लोड पड़ेगा तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस डिग्रेड होगी, राइट। अब आपका एप्लीकेशन बढ़िया चल रहा है, चाहे इंस्टा हो, फेसबुक हो, फ्लिपकार्ट हो, अमेजॉन हो, ये सब लोग, फ्लिपकार्ट ने भी इंडिया में कई जगह अपने सर्वर्स लगा रखे हैं इसी तरह से, ये चीज। अब बात मैं ये कर रहा हूं, ये जो इंस्टा है ये मान लीजिए सपोज करिए जावा में बना है, सपोज जावा में बना है, तो आपका एप्लीकेशन ऐसे अलग अलग सर्वर्स पर डाला जा रहा है, और उसके बाद ये एप्लीकेशंस आपस में कम्युनिकेट भी कर पा रहे हैं। अगर आप देखें इस रियल वर्ल्ड सिनेरियो को, तो आपका एप्लीकेशन अलग अलग सर्वर्स पर बांटा गया है। बांटने से मेरा मतलब है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, राइट। वर्कलोड मैनेजमेंट करने के लिए, वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आजकल रियल वर्ल्ड में जितने भी, चाहे स्टेट बैंक का सॉफ्टवेयर हो, आईसीआईसीआई का हो, फ्लिपकार्ट का हो, इंस्टा हो, फेसबुक हो, ये सब दुनिया भर में या पूरे वर्ल्ड में अलग अलग लोकेशंस पर सर्वर लगाकर अलग अलग सर्वर पर अपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, और ये सारे कंप्यूटर्स, ये सारे सॉफ्टवेयर्स इंटरनेट से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं जस्ट फॉर वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन। बट इसमें जावा का क्या रोल है? जावा का रोल है गाइस, ये इंस्टाग्राम या फेसबुक या अमेजॉन या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये जिन भी सॉफ्टवेयर्स की मैं रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर्स की बात कर रहा हूं, इनमें ये सब अगर जावा में बनाए जाएं तो जावा इस तरह से आपके एप्लीकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना अलाउ करती है। जावा अलाउ करती है, जावा अलाउज इंप्लीमेंटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस, यानी जावा में वो सारे फीचर्स हैं जिसकी मदद से आप इस तरह के डिस्ट्रीब्यूटेड, जो अलग अलग सर्वर्स पर चल जाएं और आपस में काम कर लें, इस तरह के एप्लीकेशंस बना सकते हैं। इसलिए जावा इतनी पॉपुलर है, क्योंकि ये मॉडर्न डेज में जिस तरह के सॉफ्टवेयर्स की रिक्वायरमेंट है, ये फीचर जावा में अवेलेबल है। जावा कहता है कि आप जावा का इस्तेमाल करके, जावा के कोड का इस्तेमाल करके इस तरह मल्टीपल सर्वर्स पर चलने वाले डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं। जावा में ये सब चीजें इंप्लीमेंट की जा सकती हैं, ये फीचर्स अवेलेबल हैं। सो जावा डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस अलाउ करती है, इसलिए मार्केट में जावा की इतनी डिमांड है, राइट। देन
नेक्स्ट एंड लास्ट फीचर की अगर हम बात करें, जो इंपॉर्टेंट पॉपुलर फीचर्स हैं वो मैंने सारे आपसे डिस्कस करे, कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग, राइट। अब समझिए कि मान लीजिए कोई एक सर्वर है जिस पर जावा में बना हुआ, कोई एक सर्वर कंप्यूटर है जिस पर जावा में बना हुआ कोई फेसबुक या अमेजॉन या इंस्टाग्राम कोई एक सॉफ्टवेयर चल रहा है, राइट। मान लेता हूं कि ये फेसबुक चल रहा है, मान लेता हूं कि वैसे तो फेसबुक पीएचपी में बना है, अभी के लिए मान लेते हैं कि ये जावा में बना हुआ है, राइट। अब ये जावा में बना हुआ एक एप्लीकेशन है, ये फेसबुक जो चल रहा है सपोज। अब अगर एक यूजर ने फेसबुक पर लॉग इन करा, राइट, एक यूजर 1 ने लॉग इन करा, भाई कंप्यूटर जो होता है, ये सर्वर जो है तो ये भी एक कंप्यूटर। और कंप्यूटर्स के बारे में एक बात जो आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर्स में जो सीपीयू होता है वो एक सीक्वेंशियल डिवाइस होता है। सीक्वेंशियल डिवाइस का मतलब वो एक बार में एक काम करता है, 1 बाय 1 टास्क को परफॉर्म करता है। हमारे कंप्यूटर्स में लगा हुआ सीपीयू जो है वो आज भी सीक्वेंशियल डिवाइस है, दैट इज वो 1 बाय 1 टास्क करता है। बट आप सोचिए कि आप इतने सारे यूजर्स धड़ाधड़ फेसबुक पर लॉगिन करते जा रहे हैं, 100, 200, लाख, करोड़, 10 करोड़ लोग एक साथ फेसबुक पर लॉगिन करे जा रहे हैं। अगर ये सीक्वेंशियली चलाने लग जाए, अगर फेसबुक इन्हें सीक्वेंशियली चलाने लग जाए, तो जिस बंदे ने सबसे पहले लॉगिन करा है वो ही फेसबुक को यूज करेगा। और जिस दिन, चाहे वो आज, चाहे 5 दिन बाद, चाहे 10 दिन बाद, जब ये बंदा फेसबुक से लॉग आउट करेगा, उसके बाद दूसरे बंदे की बारी आएगी। फिर दूसरा बंदा जो है वो फेसबुक पर जब लॉगिन कर बैठा, उसकी बारी आ गई, तो अब वो 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 1 महीने बाद जब लॉग आउट करेगा, तब दूसरे की बारी आएगी। अगर सीक्वेंशियल की माने तो इस तरह काम होगा। ऐसे तो लगता है शायद फेसबुक के यूजर्स को देखते हुए कि इस जन्म में तो फेसबुक पे मेरी बारी नहीं आने वाली है अगर मैं एक बार लॉगिन करना चाहूं। ऐसा नहीं होता है। फेसबुक जो है वो इतने सारे यूजर्स का काम एक साथ हैंडल कर रहा है। वो इन सब को जंप कर करके, इसको भी चला रहा है, इसको भी चला रहा है, इसको भी चला रहा है, इसको भी चला रहा है। यानी वो एक साथ इतने लाखों करोड़ों यूजर्स को, इन लाखों करोड़ों यूजर्स को सर्विसेज दे पा रहा है, उनके बीच में जंप कर करके उनको एग्जीक्यूट करा रहा है। ये जस्ट बिकॉज ऑफ थ्रेडिंग, क्योंकि वो हर यूजर को एक एक थ्रेड से कंट्रोल कर रहा है। थ्रेड 1 से इसको कर रहा है, थ्रेड 2 से इसको कंट्रोल कर रहा है, थ्रेड 3 से इसको कंट्रोल कर रहा है, थ्रेड 4 से इसको कंट्रोल कर रहा है। ऐसे जितने यूजर्स लॉगिन करते हैं फेसबुक पर, जितने लोग इंस्टा पर लॉगिन करते हैं, जितने लोग अमेजॉन पर लॉगिन करते हैं, उन सब के लिए वो एक एक थ्रेड कनेक्ट कर देता है। और फिर उनके बीच में वो इतनी तेजी से जंप करता है कि आपको लगता है सबके काम एक साथ हो रहे हैं। चलाया पॉज, चलाया पॉज, चलाया पॉज, इस तरह से जंप करता है। वो एक को चलाया, सर्विस दी, पॉज किया, दूसरे को चलाया, सर्विस दी, पॉज किया। वो थ्रेड्स से सबके साथ टाई है, हर यूजर के साथ वो एक एक थ्रेड के साथ कनेक्ट हुआ बैठा है, एक एक थ्रेड से वो हर यूजर से कनेक्ट हुआ है। अब ये सर्वर इन सबको सर्विस देगा एक बार में, एक कोई इसको सर्विस देगा, उसके बाद इसको देगा, फिर इसको देगा, फिर इसको देगा, फिर इसको देगा, फिर इसको देगा। बट ये जंप 1 सेकंड में लाखों बार हो जाती है। दिस इज द सीपीयू स्पीड। आपको लगता है सबको एक साथ सर्विस मिल रही है, सबके काम एक साथ हो रहे हैं, सब लोग फेसबुक, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इंस्टाग्राम सब एक साथ यूज कर पा रहे हैं। हालांकि सीपीयू आज भी सीक्वेंशियल डिवाइस है, बट ये कमाल मल्टीपल थ्रेड्स का है। ये देखिए इतने सारे जो थ्रेड्स आपने बनाए हैं, इन मल्टीपल थ्रेड्स का कमाल है, जिनकी मदद से ये प्रोग्राम जो है, ये सर्वर जो है, इतने सारे यूजर्स को एक साथ सर्विस दे पा रहा है। वो इनके बीच में इतनी तेजी से जंप कर रहा है, चला चला के कि आपको लग रहा है ये सब एक साथ चल रहे हैं। इतने सारे थ्रेड्स हैं, इसे ही हम लोग मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। और इसका जावा से क्या लेना देना? तो भाई ये मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट भी जावा में इंप्लीमेंट किया जाता है। जावा अलाउ करता है इंप्लीमेंटेशन ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। यानी अगर आप ये वाला सॉफ्टवेयर जो है फेसबुक, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट बना रहे हैं, जावा में बनाएंगे, तो ये मल्टी थ्रेडिंग वाला कॉन्सेप्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूं, राइट, ये आप इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं जावा में, राइट। और अगर ये नहीं होगा तो भाई इतने सारे यूजर्स को कामों को कर पाना पॉसिबल नहीं है। मल्टी थ्रेडिंग का जो सीधा सीधा फायदा होता है वो सीपीयू का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो जाता है।
जो बंदा एक सेकंड में इतनी लाखों कैलकुलेशंस कर सकता है, इतने सारे थ्रेड्स के बीच में उसे जम करा करा के उतनी कैलकुलेशंस करवाई जा रही हैं। सो मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन हो जाता है, राइट। तो जावा में ये फीचर्स हैं कि आप इस तरह के मल्टीपल थ्रेड्स बनाकर अपने कोड में कर सकें, ताकि इतने सारे यूजर्स के बीच में हम उनका काम एग्जीक्यूशन करा सकें, उनका वर्कलोड मैनेज कर सकें, राइट। ये जो मेन फीचर्स थे, ऐसे तो और भी बहुत फीचर्स लोग बोलते हैं कि भाई हाई परफॉर्मेंस है, राइट। ऐसे बेसिक मेन जो इंपॉर्टेंट फीचर्स थे वो मैंने आज आपसे डिस्कस करे। ये थे जावा के फीचर्स, जावा बज़वर्ड्स भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट लगभग सारे मैंने कॉन्सेप्ट्स यहां कवर कर लिए हैं आज की इस वीडियो में, राइट। अगली वीडियो में हम जावा के आर्किटेक्चर पर बात करने वाले हैं। धीरे धीरे हम जावा की इंप्लीमेंटेशन की तरफ चलेंगे। बने रहिएगा, इस सीरीज के सारी वीडियोस को प्रॉपर देखिए, एक नोटबुक बना के प्रॉपर नोट डाउन करिए, और ये वीडियो आपको कैसे लगी एक बार नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, कोशिश करूंगा आपको जल्द से जल्द आंसर करने की। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।